हो सकता है चार्वाक फिलोसफी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी हो। मतलब वेल्थ को इकट्ठा करो और प्लेजर को अटेन करो। इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्लेजर को एंजॉय करना और पेन को अवॉइड करना सीखें। वेलकम टू लंच ब्रेक। यहाँ हम पढ़ते हैं, समझते हैं और बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसफीज की। और ये वीडियो इंडियन कल्चर एंड फिलोसफीज सीरीज का पहला एपिसोड है जिसका टॉपिक है चारवाक फिलोसफी। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि चारवाक फिलोसफी ही क्यों? इंडिया में इतनी सारी फिलोसफीज हैं, उनमें से कोई भी उठा लेता। चारवाक ही क्यों, जो कि सबसे अलग है? तो इसके दो रीजंस हैं। पहला तो यही कि इंडिया की सारी फिलोसफीज में चारवाक एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये उन चीज़ों की बात करता है जिसके बारे में कोई और फिलोसफी बात नहीं करती। और दूसरा रीज़न ये कि जब हम इंडियन फिलोसफीज को पढ़ते हैं तो बाकी सारी फिलोसफीज पढ़ने के बाद इसका नंबर आता है। और मेरा मोटिव इसको पहले समझने का ये है कि हम ये माइंडसेट फॉर्म करें कि हमारे पास ये फिलोसफी भी है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें बाकी सारी फिलोसफीज को समझना है। वरना होता ये है कि हम बाकी फिलोसफी से तो खुद को रिलेट कर पाते हैं, मगर जब इसकी बारी आती है तो ऐसा लगता है कि ये कोई एलियन थॉट है जो हमारी धरती पे आ गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सारी फिलोसफीज इंडिया की हैं, इंडिया के लोगों ने लिखी हैं और इंडिया के ही थॉट्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है चारवाक फिलोसफी। तो जैसा कि हमें पता है कि इंडियन फिलोसफीज में वेदों को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है और उसके बाद शुरू होती हैं बाकी सारी कैटेगराइजेशंस। तो जो फिलोसफीज वेदों में विश्वास रखती हैं उनको बोलते हैं आस्तिका फिलोसफीज, और जो वेदों में विश्वास नहीं रखती हैं उनको बोलते हैं नास्तिका फिलोसफीज। मगर वेदों में विश्वास रखने का मतलब क्या है? कि उन चार बुकों में जो भी लिखा है सबको ब्लाइंडली फॉलो कर लें, जो कि बुक्स थी भी नहीं, श्रुतिज थी जिनको सुन के लिखा गया था। तो ऐसा है भी और नहीं भी, क्योंकि मेनली जो वेदों में विश्वास रखने का मतलब है वो है इन तीन बातों को फॉलो करना। पहला, आप एक गॉड में विश्वास रखते हो और बाकी किसी भी गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करते, क्योंकि आपको ये पता है कि सारे गॉड्स एक सिंगल यूनिटी से निकल के आए हैं। दूसरा, आप रीइंकारनेशन और लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करते हो, मतलब पुनर्जन्म और कर्म योग में आपका विश्वास है। तीसरा, आपको ये भी पता है कि आप एक बर्थ, डेथ और रीबर्थ के एक एंडलेस साइकिल में फंसे हुए हो जिससे बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, वो है मोक्ष। और इन तीनों बातों में विश्वास करने का मतलब है वेदों में विश्वास करना, जिसके बेसिस पे ये दोनों कैटेगरीज बनाई गई हैं। अब आस्तिका की फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एथिस्टिक और थीस्टिक। एथिस्टिक फिलोसफीज में हम ये लोग वेदों में विश्वास रखने के साथ साथ अपने खुद के इंडिविजुअल थॉट को भी प्रेफरेंस देते हैं, जबकि जो थीस्टिक फिलोसफीज हैं इसके अंदर मेनली आपको सारे वेदों का निचोड़ देखने को मिलता है। और एथिस्टिक फिलोसफीज में हमारे पास सांख्य, न्याय, वैशेषिक और योग फिलोसफीज हैं, जबकि थीस्टिक फिलोसफीज में पूर्व मीमांसा और वेदांता फिलोसफीज देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करें नास्तिका फिलोसफीज की, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैना फिलोसफी और हमारा आज का टॉपिक चारवाक फिलोसफी भी देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चारवाक फिलोसफी इतनी इंपॉर्टेंट या इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है कि आज हम उसे समझ रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये फिलोसफी लिखी किसने है। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति, जो कि डेमी गॉड्स के गुरु हुआ करते थे, उन्होंने इस मटीरियलिस्टिक फिलोसफी को इन्वेंट किया था और उनके ग्रेटेस्ट डिसाइपल चारवाक ने इसको लिखा था। दूसरा रीजन ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि ये फिलोसफी एग्जैक्टली लिखी कहाँ पे है, क्योंकि इस फिलोसफी के नाम से कोई बुक एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है कि हमें इसके बारे में पता कहाँ से लगता है। तो तीन सोर्सेस हैं। पहला, बाकी फिलोसफी में दिए गए रेफरेंसेस से हमें इतना समझ में आता है कि दो बुक्स थी, बृहस्पति सूत्रास और लोकायत शास्त्रास, जिनके अंदर इंडियन मटीरियलिस्टिक थॉट को एक्सप्लेन किया गया था, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा, माधवाचार्य, जो कि फिलोसोफर माधवाचार्य की एक बुक है सर्वदर्शन संग्रह, उसके अंदर इस फिलोसफी का जिक्र देखने को मिलता है। तीसरा, बाकी फिलोसफीज में दिए गए चारवाक फिलोसफी के क्रिटिसिज्म से हमें सबसे ज्यादा इसके बारे में जानने को मिलता है। और कई फिलोसोफर्स का यह भी कहना है कि हो सकता है चारवाक फिलोसफी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी हो, क्योंकि इसका क्रिटिसिज्म हमें सारी फिलोसफीज में देखने को मिलता है, ओल्डेस्ट से लेकर न्यू सारी फिलोसफीज में। और दूसरा इंटरेस्टिंग कारण यह भी हो सकता है कि फिलोसफी को इंडिया में दर्शन कहते हैं, इसका मतलब है देखना, टू सी। और सारी फिलोसफीज में केवल चारवाक ही ऐसी फिलोसफी है जो सिर्फ परसेप्शन यानी देख के ज्ञान प्राप्त करने को ही असली ज्ञान मानती है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में फिलोसफी को दर्शन चारवाक फिलोसफी के कारण ही कहा जाता है। और ये सारी चीजें हमें चारवाक फिलोसफी के बारे में जानने के लिए हमें एक्साइट करती हैं। तो
जैसे कि हमें पता है कि किसी फिलोसफी के बारे में समझने के लिए हमें उसे 3 एस्पेक्ट में जानना पड़ता है। पहला उसका मेटाफिजिक्स क्या है, दूसरा उसका एपिस्टेमोलॉजी क्या है और तीसरा उसका एथिक्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं चारवाक फिलोसफी के मेटाफिजिक्स से। चारवाक फिलोसफी को लोकायत भी कहते हैं, जिसका मतलब है फिलोसफी ऑफ पीपल। और इसमें ये बेसिकली अपने थॉट्स को कॉमन सेंस तक लिमिट करने की बात करते हैं। मगर जैसे कि हमें पता है कि मेटाफिजिक्स में हम लाइफ के ओरिजिन और वर्ल्ड के क्रिएशन की बात करते हैं, तो फिर इसको कॉमन सेंस से कैसे समझ सकते हैं। चारवाक्स के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी नॉलेज हमें सिर्फ हमारे परसेप्शन के थ्रू मिलती है और इसमें हमारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब जिस भी चीज़ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, केवल वही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें केवल हमारा इमेजिनेशन है। अब क्योंकि हम केवल मैटर को ही देख सकते हैं, तो यही असली रियलिटी हुई। और ये पूरा वर्ल्ड जो है वो 4 एलिमेंट से बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर और एयर। इसके अलावा बाकी कोई 5th एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, जिसे हम ईथर या स्पेस बोलते हैं। अब जिस तरीके से ईस्ट को फर्मेंट करने से वाइन में एक नशे की क्वालिटी पैदा होती है, उसी तरीके से इन चारों एलिमेंट्स के एक यूनिक कॉम्बिनेशन से बॉडी में एक कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति होती है और उसी कॉन्शियसनेस को सब लोग सोल कहते हैं। अब चारवाक के अकॉर्डिंग लाइफ का या ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल है एंजॉयमेंट, क्योंकि बॉडी के डेथ के बाद सोल वोल सब खत्म हो जाता है। और उसके अलावा आपको जो भी थ्योरी दी जाती है सोल की जर्नी की या आफ्टर लाइफ की या गॉड की, वो सब बकवास है और केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए है। चारवाक कहते हैं एज लॉन्ग एज यू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, आफ्टर दैट द बॉडी विल टर्न टू एशेस एंड देयर इज नो रीबर्थ। तो जब कोई गॉड वगैरह एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो फिर इस दुनिया में कोई भी चीज़ हो कैसे रही है। ये मार्कर कैसे है, ये बोर्ड क्यों है, आप क्यों हो और मैं क्यों हूँ। तो इनकी एक थ्योरी है स्वभाववाद की, और इस थ्योरी में बेसिकली ये कहा गया है कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ के पीछे कोई कारण नहीं है। हर चीज़ अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है और वही उनकी खासियत है। किसी भी चीज़ के पीछे कोई शक्ति या किसी के आगे कोई शक्ति काम नहीं कर रही है जो किसी चीज़ को एक खास तरीके से बिहेव करने के लिए मजबूर करें। कोई भी चीज़ एक्सीडेंटली कहीं से भी ओरिजिनेट होती है, जिसको अकस्मात बुद्धि कहते हैं। और जिसको आप सेंस कर सकते हो वो रियल है, और जिसको सेंस नहीं कर सकते वो सब एग्जिस्ट नहीं करते। और इसीलिए रीइंकार्नेशन, वैदिक रिचुअल्स, हेवन और हेल, फेट, मैरिट और डीमेरिट, लॉज ऑफ कर्मा, ये सब बकवास हैं। क्योंकि बॉडी के डेथ के बाद सोल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि ना किसी ने उसे देखा है और ना किसी ने उसे छुआ है। और इसीलिए जब ब्राह्मण किसी जानवर की बलि देते वक्त ये कहते हैं कि ये तो सीधा स्वर्ग में जाने वाला है, तो चारवाक कहते हैं कि इसी तरीके से आप अपने बूढ़े पेरेंट्स को भी सीधा स्वर्ग में क्यों नहीं भेज देते। और कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे श्राद्ध करने से स्वर्ग में आत्मा को खाना मिलता है, तो चारवाक कहते हैं कि इसका मतलब है छत पे खड़े इंसान को हम जमीन पे खाना दे दें, उसको अपने आप मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि आप पहले ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक खाना पहुंचा कर दिखाओ, स्वर्ग में पहुंचाने की बात तो बाद में करना। तो इन सब चीज़ों से हमें बेसिक आइडिया मिलता है चारवाक के मेटाफिजिक्स का। और अब बात करते हैं इसके एपिस्टेमोलॉजी की। तो अब बात करते हैं इनके एपिस्टेमोलॉजी की। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि चारवाक्स के लिए केवल परसेप्शन ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, और बाकी सारी फिलोसफीज के वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को ये लोग इनवैलिड बोलते हैं, जैसे कि इनफ्रेंस, वर्बल टेस्टिमनी, पोस्टुलेशन, कंपैरिजन एटसेट्रा। और ऐसा क्यों है ये हम अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले परसेप्शन की बात कर लेते हैं। तो चारवाक्स के अकॉर्डिंग परसेप्शन 2 तरीके का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल परसेप्शन में ब्रेन एज ए सेंस ऑर्गन काम करता है, लेकिन यहाँ पे इसे सांख्य या वैशेषिक फिलोसफी की तरह 6th सेंस ऑर्गन नहीं माना गया है। चारवाक के अकॉर्डिंग ब्रेन स्किन सेंस ऑर्गन का ही एक पार्ट है, क्योंकि स्किन बाहर और अंदर दोनों जगह मौजूद है, और इसीलिए इससे जो हमें हमारे बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो वैलिड नॉलेज है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल परसेप्शन है उसके अंदर हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, कलर, टेस्ट, टच, स्मेल और साउंड को रिसीव करके। और वैलिड नॉलेज से हमारा मतलब है किसी चीज़ के बारे में ऐसा ज्ञान जिसको सेम चीज़ के बारे में फ्यूचर या पास्ट में दोबारा एक अलग तरीके से ज्ञान लेकर कॉन्ट्राडिक्ट ना किया जा सके। आई रिपीट, किसी चीज़ के बारे में ऐसा ज्ञान जिसको सेम चीज़ के बारे में फ्यूचर या पास्ट में अलग तरीके से ज्ञान लेकर कॉन्ट्राडिक्ट ना किया जा सके। और क्योंकि सेंस ऑर्गन्स ही वैलिड नॉलेज का एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो चारवाक्स के लिए दूसरे फॉर्म्स ऑफ नॉलेज
केवल अजम्पशन बन के रह जाते हैं, और ये प्रूव करने के लिए वो कुछ तर्क देते हैं, जैसे इनफ्रेंस। इसमें हम एक प्रोपोजिशन को दूसरे प्रोपोजिशन के बेसिस पे सही या गलत ठहराते हैं, और इसके दो टाइप्स होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव इनफ्रेंस। अब चार्वाक के लिए इनफ्रेंस अपने आप में इनवैलिड है, डिडक्टिव और इंडक्टिव तो बेकार की बात है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये पता है कि जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ धुआं होता ही होता है, और जहाँ धुआं होता है वहाँ आग लगी होती है। तो हम जब भी कहीं धुएं को देखते हैं तो हमारा इंस्टेंट कंक्लूजन ये होता है कि वहाँ पक्का आग लगी होगी। लेकिन चार्वाक के अकॉर्डिंग हमारी जो ये यूनिवर्सल ट्रुथ बनाने की भावना है ये गलत है। मिसाल के तौर पे डिडक्टिव इन्फ्रेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। अब चार्वाक के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट इनवैलिड है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि सारे मैन मॉर्टल हैं और सोक्रेटिस भी मैन है, तब तक हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सोक्रेटिस मॉर्टल है। और अगर हम इस सेम एग्जांपल को इंडक्टिव इन्फ्रेंस से देखें, जिसमें हम एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से वाइड कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो ये कुछ इस तरह होगा कि मान लो हमने पता लगा लिया कि सोक्रेटिस मैन है और वो मर भी गया, मतलब कि वो मॉर्टल भी है। तो सोक्रेटिस इज अ मैन हु इज मॉर्टल, देयरफॉर ऑल मैन आर मॉर्टल। मगर चार्वाक कहते हैं कि इससे भी हमें सिर्फ इतना ही पता लगता है कि अभी तक सारे मैन मॉर्टल हैं, जो कि ऑलरेडी सबको पता है। लेकिन जब हम इस स्टेटमेंट को यूनिवर्सल ट्रुथ बनाने की बात करते हैं, तब हम ये कह रहे हैं कि फ्यूचर भी पास्ट की तरह ही होगा, जो कहने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। और इसीलिए ये स्टेटमेंट ऑल मैन आर मॉर्टल अपने आप में रिलायबल नहीं है। दूसरी चीज जो चार्वाक कहते हैं वो ये कि डिडक्टिव इन्फ्रेंस क्वेश्चंस को सर्कल में घुमाता है, और इसको पेटिशियो प्रिंसिपियाई कहते हैं, जिसका मतलब है बैगिंग द क्वेश्चन। इसके अंदर हम एक ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं जिसके अंदर आने वाले क्वेश्चन का आंसर पहले से ही मौजूद होता है, और फिर हम उसका आंसर देके ये कहते हैं कि हमारा आर्ग्यूमेंट सही था। फॉर एग्जाम्पल, सोक्रेटिस इज मॉर्टल, इस स्टेटमेंट से हमें कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है जो कि पहले से ही उन दोनों स्टेटमेंट्स में मौजूद ना हो। तो जब सारे मैन मॉर्टल हैं और सोक्रेटिस मैन है, तो इससे आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उन्हें अपने यूनिवर्सल ट्रुथ पे वापस लेके जाना है, और अगर वो इस आर्गुमेंट को यहीं पे छोड़ देंगे तो सबका ध्यान इस पर जाएगा कि सोक्रेटिस मैन है या नहीं है, जो कि किसी को नहीं पता। और इसीलिए ये इन्फ्रेंस अपने आप में एक इनफॉर्मल फैलेसी बन के रह जाता है। और सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज है वर्बल टेस्टिमनी। चार्वाक कहते हैं कि वर्बल टेस्टिमनी एक रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज है, अगर हम ये मान लें कि जो इंसान टेस्टिमनी दे रहा है वो एकदम ईमानदार और भरोसेमंद आदमी है। मगर ये पता कैसे लगेगा कि कोई इंसान ईमानदार और भरोसेमंद है या नहीं, क्योंकि जो इंसान अभी तक ईमानदार रहा हो सकता है कल को वो झूठ बोल दे। तो ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज तो नहीं है। और ये कहने के पीछे चार्वाक का पर्पस था वेदों को एक्सपोज करने का, ये बोल के कि उनमें 3 तरीके के फॉल्ट्स हैं, अनट्रुथ, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन और टोंटोलॉजी। उनमें इतने सारे सेक्रीफाइस और यज्ञ इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वो ब्राह्मणों का पैसे कमाने का जरिया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मरने के बाद स्वर्ग जाना है तो उसे अश्वमेध यज्ञ कराना चाहिए। अगर कोई एक पर्टिकुलर यज्ञ कराता है तो उसे संतान की प्राप्ति होगी। मगर किसी ने देखा थोड़ी है कि कोई इंसान मरने के बाद कहाँ जा रहा है, तो ना तो इसको हम सही बोल सकते हैं और ना ही गलत साबित कर सकते हैं। सिमिलरली, यज्ञ कराने के बाद किसी को संतान हो सकता है, किसी को नहीं हो सकती। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जिसको हुआ उसके लिए वो यज्ञ काम करा और जिसको नहीं हुआ उसके लिए काम नहीं करा। वेदों में बहुत सी बातें हैं जो कि परसीव्ड रियलिटी से बाहर की चीज है, और इसीलिए वर्बल टेस्टिमनी भी इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। और अब बात करते हैं चार्वाक फिलोसफी के एथिक्स की। इंडियन ट्रेडिशन में जीवन जीने के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, रीत, ऋण और पुरुषार्थ। अब इनमें से रीत और ऋण तो पहले ही इनवैलिड साबित हो चुके हैं, और पुरुषार्थ 4 तरीके के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और चार्वाक के लिए तो परसेप्शन ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, मतलब इसको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, केवल वही रियलिटी है। तो क्या हम धर्म को देख सकते हैं या किसी ने इसे छुआ है? नहीं, तो फिर बकैती है। क्या किसी ने मोक्ष को देखा है या किसी ने छुआ है? नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और क्या किसी ने अर्थ को देखा है या कभी छुआ है? हाँ, रोज देखते हैं, रोज छूते हैं, तो फिर ये रियलिटी है। क्या किसी ने काम को देखा है या कभी छुआ है? हर जगह तो यही दिखता है। किसी को अच्छा खाना खाना है, किसी को अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा घर चाहिए, अच्छा कार चाहिए, अच्छी वाइफ चाहिए। हर वो प्लेजरेबल डिजायर जो आपके दिमाग में आता है वो काम है।
और क्योंकि हम इन्हीं दोनों चीज़ों को देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो यही दोनों चीज़ें लाइफ के प्रिंसिपल्स हुई। मतलब वेल्थ को इकट्ठा करो और प्लेजर को अटेन करो। लेकिन यहाँ प्लेजर का मतलब केवल फिजिकल प्लेजर नहीं है, बल्कि इंटेलेक्चुअल प्लेजर भी है। और अगर हम इन सारी चीज़ों को समराइज करें ब्रीफली, तो ये क्रूड हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट है। और चारवाक्स को ये अच्छे से पता है कि प्लेजर हमेशा अपने साथ पेन को लेके आता है। मगर उनका कहना है कि क्योंकि फिश के अंदर हड्डियां होती हैं, हम फिश खाना तो नहीं छोड़ देते ना। क्योंकि मटर छिलके के अंदर होता है, हम मटर खाना तो नहीं छोड़ देते ना। लोटस जो पौधा होता है उसके नीचे कांटे लगे होते हैं, इसका मतलब हम लोटस को तोड़ना तो नहीं छोड़ देते। सिमिलरली आपके स्पाउस और आपके चिल्ड्रन इस धरती पे आपको सबसे ज्यादा सुख देते हैं, और जब वो आपसे दूर जाते हैं तो पेन होना तो ऑब्वियस है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप शादी ही ना करो। चार्वाक कहते हैं कि दुख हर जगह है, राजा के महल में भी और गरीब के घर में भी। लेकिन ये पूरी दुनिया दुखों से भरी हुई नहीं है। प्लेजर हमेशा पेन से ज्यादा होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो किसी इंसान के अंदर जीने का डिजायर ही नहीं होगा, किसी इंसान को मरने से डर ही नहीं लगेगा। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्लेजर को एंजॉय करना और पेन को अवॉइड करना सीखें, क्योंकि पेन से डर के प्लेजर को छोड़ नहीं सकते। और चार्वाक के अकॉर्डिंग द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लेजर। यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम बित्वा घृतम पीवत। मतलब टिल द टाइम यू आर अलाइव लिव हैप्पीली, यू शुड ड्रिंक घी एज अ साइन ऑफ लग्जरी इवन इफ यू हैव टू टेक क्रेडिट और लोन फ्रॉम समवन। तो अगर देखा जाए तो चार्वाक फिलोसफी का सबसे बेस्ट यूज हमें आज के यूएसए में देखने को मिलता है। तो यहां तक तो ठीक है। अब हम बात करते हैं चार्वाक फिलोसफी के कुछ क्रिटिसिज्म्स की। तो पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कि चार्वाक कहते हैं कि सोल वोल कुछ नहीं होता है, 4 एलिमेंट्स एक साथ आते हैं और कॉन्शियसनेस बन जाता है। तो वत्स्यायन नाम के ऋषि थे, उन्होंने बोला कि पानी ठंडा होता है, लेकिन कभी कभार गर्म भी हो सकता है। लेकिन हॉटनेस पानी की क्वालिटी नहीं है, इट इज द क्वालिटी ऑफ फायर। वो पानी की क्वालिटी नहीं है, वो बस पानी में प्रेजेंट है। और इसी तरीके से अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस किसी बॉडी की क्वालिटी नहीं है, इट इज जस्ट प्रेजेंट इन इट, इट इज द क्वालिटी ऑफ सोल। और अगर ये बात मान भी लें कि कॉन्शियसनेस मैटर से निकला है, तो फिर ये बात साबित कैसे होगी? किसने देखा है कॉन्शियसनेस को मैटर से बनते हुए? तो फिर ये कैसे साबित होगा? इन्फ्रेंस से, अनुमान लगा के। लेकिन इन्फ्रेंस तो चार्वाक्स के लिए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है ही नहीं। और दूसरा क्रिटिसिज्म, चार्वाक कहते हैं कि ऑल मैन आर मॉर्टल। ये स्टेटमेंट इनवैलिड है। तो दूसरे फिलोसोफर्स का कहना है कि अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है, ये हमें पता है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। ये आपको कैसे पता लगा? इन्फ्रेंस से। आप दूसरे को तो कहते हो कि अनुमान मत लगाओ, लेकिन आप खुद अनुमान लगा रहे हो। और इस बात का भी क्या प्रूफ है कि परसेप्शन ही ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है? क्योंकि जब हम सन को देखते हैं तो दिखने में बहुत स्मॉल दिखता है, लेकिन सन तो बहुत बड़ा है। जब हम अर्थ को देखते हैं तो दिखने में फ्लैट दिखता है, लेकिन अर्थ तो गोल है। तो कंक्लूजन ये है कि चार्वाक फिलोसफी में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, इसके कारण उनको इंडियन फिलोसोफर्स से ज़्यादा सम्मान नहीं मिल पाया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चार्वाक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता है वो दूसरी फिलोसफीज की राइटिंग्स और उनके क्रिटिसिज्म से पता है। तो ये बोलना डिफिकल्ट हो जाता है कि चार्वाक सच में इतने नाइव थे या फिर उनको जानबूझ के इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो उस टाइम के प्रीस्टली क्लास और वैदिक रिचुअल्स के बहुत खिलाफ थे। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।